हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस। माय सेल्फ सोनम चौहान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए रखा है। और इस टॉपिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर उसके क्या कंडीशंस हैं, उसको कैसे नॉमिनेट किया जाता है और इंक्लूड उसकी क्या फंक्शंस और पावर्स हैं। इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा और काफ़ी तक आपको एग्जाम में या PGT या TGT GIC या नेट की जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ 10 मिनट या 11 मिनट, कोशिश करेंगे जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है तो उसको स्किप नहीं करना है। और इसके साथ साथ ही वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है प्रधानमंत्री की, कितनी ज़्यादा पावरफुल उनको माना जाता है। तो मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान बोला जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का सेंटर पॉइंट रखा जाता है, उसको केंद्र माना जाता है और उसकी जो पोजीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पोजीशंस की इंपॉर्टेंट की वजह से ही काफ़ी हद तक उनको प्रेजेंट टाइम में एक कैबिनेट गवर्नमेंट के स्थान पर एक प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट कहा जाने लगा है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। देखिए, थियोरेटिकल तरीके से देखें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, यानी कि किंग्स के थ्रू की जाती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल देखें, व्यवहार में देखें तो लोक सदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किया जाता है। अब तक ऐसे अवसर हुए हैं जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किया गया है, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रयोग किया गया है। फॉर एग्जांपल 1963 में सम्राट द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर सर एलग डगलस होम के द्वारा भी इस परंपरा को अपनाया गया था कि महानिर्वाचन के बाद और उसके बाद जब कभी दलीय नेता का पद खाली होता है तब हाउस ऑफ कॉमन के दलीय सदस्यों द्वारा जो वहाँ के मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ कॉमन के, उनके द्वारा ही अपना नेता चुनने का कार्य किया जाएगा। और इस प्रकार दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा, जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनके दलों द्वारा दलीय नेता के स्वयं चुनाव की परंपरा को अपना लिए जाने का प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किए जाने का अवसर लगभग अब फिलहाल समाप्त हो चुका है। यदि कि अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की जो नॉमिनेशंस की जो प्रक्रिया है वो सम्राट द्वारा की जाती है या उसके अंडरस्टैंडिंग से की जाती है या पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके द्वारा की जाती है, अगर कभी भी उनका पद रिक्त होता है, खाली होता है, लेकिन वो प्रक्रिया प्रॉपर रूप से क्लॉज हो चुकी है। अब फाइनली जो चीज़ यूज़ की जाती है वो की जाती है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। जिस तरीके से इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, प्रधानमंत्री को चुना जाता है, वैसे ही UK में भी इलेक्शंस होते हैं, लोग अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं बाय वोट। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रधानमंत्री के क्या फंक्शंस है, क्या उनकी पावर्स है। देखिए सबसे पहली जो पावर्स है वो है मंत्रिमंडल का निर्माण करना है। मंत्रिमंडल आप जानते हैं कैबिनेट में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर के पास मिनिस्ट्री होती है काम करने के लिए, वो उनके हेड होते हैं और बहुत सारे मिनिस्टर्स मिलकर के कैबिनेट को तैयार करते हैं। तो कैबिनेट के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री ही पूरी मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि मंत्रिमंडल का काम क्या होता है कि प्रधानमंत्री को समय समय पर परामर्श भी देना, और प्रधानमंत्री अलग अलग सिचुएशंस पर उनसे परामर्श भी मांग सकता है। और डिपार्टमेंट में अगर कुछ भी ऐसा होता है कि वहाँ पे पावर का मिसयूज़ होता है तो वो उनको उनके पद से हटा भी सकता है। ये प्रधानमंत्री की पावर्स होती है। एंड देन दूसरी हम बात करते हैं मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। पूरी कैबिनेट का जो वर्क प्रोसेस होता है कि किस तरीके से वहाँ पे काम करना है, कैसे बैठकें बुलानी, कैसे सम्मेलन आयोजित करनी, कैसे एजेंडा वहाँ पे रखना है, कोई टारगेट कंप्लीट करना है, उन सब का कंट्रोल PM के हाथ में होता है। तो प्रॉपर रूप से पूरा कैबिनेट किसके आधार पर चलता है, PM के आधार पर चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंत्रिमंडल का अंत। तो अगर लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार सम्राट के प्रिविलेज में आता है, उनके विशेषाधिकार में आता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें, देखिए थियोरेटिकल तो हमने जीजे बढ़ की सम्राट के पास पावर से उनको वो पद से हटा सकते हैं जो बहुत मिनिस्टर्स होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। बट अगर हम प्रैक्टिकली चीज़ें देखें, अगर हम फिलहाल अपनी आँखों से चीज़ें देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो राइट्स है, सब जो पावर्स है किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी अधिकारी को उनके पद से हटाने की, तो वो वहाँ पे PM के हाथों में है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं शासन पर नियंत्रण। तो थियोरेटिकल तरीके से देखें, सिद्धांत रूप से देखें तो देश का शासन प्रमुख जो होता है वो राजा होता है, ठीक है। अगर मोनार्ची सिस्टम है तो वहाँ पे प्रमुख राजा को बोला जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल में देखें तो शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का जो प्रयोग होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इंक्लूड वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो हेड होते हैं वहाँ पे PM होते हैं, तो सम्राट की जो पोजीशंस होती है वो थोड़ी सी उनके सामने डाउन हो जाती है। बट हम थियोरेटिकल चीज़ें ऐसी फेस करते हैं, थियोरेटिकल चीज़ें ऐसी बताते हैं कि वहाँ पर जो सम्राट है वो भी पावर में है,
उनके भी कुछ प्रिविलेज है फॉर रेस्पेक्टफुल पोस्ट है। ट्रेडिशनल्स जो उनका कल्चर जो बहुत टाइम से चला रहा है, जो अभी तक स्टेबल है, अभी तक स्टिल है, वो फिनिश नहीं है, तो उनकी एक अलग ही रेस्पेक्ट है। तो उस चीज़ को लेकर के, लेकिन हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम की अपनी अलग बात होती है जिसमें सभी पावर्स पीएम के हाथ में होती हैं। एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं परराष्ट्र संबंधों का संचालन। इंटरनेशनल लेवल पर हमें किस कंट्री के साथ कैसा रिलेशंस रखना है, कैसे हमें ट्रेड करना है, कैसे हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, यानी कि टोटल जो भी प्रोसेस होता है, जो भी संचालन होता है, वो प्रधानमंत्री के निर्देशा के अनुसार ही होता है। इसके बाद बात करते हैं लोक सदन का नेतृत्व, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन का वो लीडर्स होता है। जिस तरीके से इंडिया में जो लोकसभा होती है, उनके जो लोकसभा के दल के नेता को हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, ऐसे ही ब्रिटेन में भी लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बोला जाता है। तो स्पेशली वो लोक सदन का नेतृत्व करने वाला होता है। एंड देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी, यानी कि जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट की कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ उनकी परमिशंस होती है, कुछ उनके कार्य होते हैं, तो सम्राट तक उनको पहुँचाने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो सम्राट की भी, यानी कि किंग की भी अपनी एक अलग प्रिविलेज होते हैं, अपने कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री समय समय पर उनको एडवाइस देता है या उनसे एडवाइस लेता रहता है। तो वहाँ पे जो प्रधानमंत्री होता है वो बीच की कड़ी की तरह काम करता है, एक लिंक की तरह काम करता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व, यानी कि इंटरनेशनल लेवल जितने भी सम्मेशंस होते हैं उनका प्रतिनिधित्व भी वहाँ पे पीएम को ही करना पड़ता है। यहाँ पे राष्ट्र मंडलीय देशों के साथ संबंध, यानी कि कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज होते हैं, कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज होते हैं उनके साथ कैसा रिलेशन रखना है, कैसे उनके साथ जो रिलेशंस हैं वो उनको मतलब एक स्टेबल करके रखना है, वो सारी जो काम होते हैं वो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये सारे काम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा ही कराए जाते हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ वो होते हैं जिन पर कभी ना कभी ब्रिटिश ने डोमिनेट किया है, और इंक्लूड इंडिया भी उसमें आता है, क्योंकि इंडिया में भी आप लोगों ने देखा कि ब्रिटिश का काफ़ी 100 साल तक यहाँ पे डोमिनेट रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक होता है। रियलिटी तो ये है कि प्रधानमंत्री ब्रिटेन का एक नायक की तरह काम करता है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे फर्स्ट पोजीशन वहाँ पे प्रधानमंत्री की होती है, पीएम की होती है। बट अगर थियोरेटिकल चीज़ें देखते हैं तो वहाँ पर सम्राट को सबसे पावरफुल बोला जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन थियोरेटिकल चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं। और इतनी सारी पावर होने के बाद में एक क्वेश्चन सामने आता है कि क्या प्रधानमंत्री अधिनायक हो सकता है या है। तो देखिए, बेसिक सी चीज़ें हैं कि अगर किसी इंसान के पास में बहुत ज़्यादा पावर्स हो जाए, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स के हाथों में हो जाए, तो हो सकता है 1% कि वो अपनी पावर का मिसयूज़ करे। तो इस कंडीशंस में यहाँ पे कुछ हम इसको एनालिसिस करते हैं कि क्या हो सकता है कि क्या नहीं हो सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में उसके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए, मतलब ये क्वेश्चंस आना नॉर्मली है, जेन्युइन सा क्वेश्चन है। अगर किसी के पास ज़्यादा पावर्स होगी तो ये जेन्युइन का क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाएगा कि ये तो पावर का मिसयूज़ भी तो कर सकता है, कि क्या प्रधानमंत्री डोमिनेंट हो सकता है, डिक्टेटर हो सकता है। तो यहाँ पे रैमजे म्योर की एक डेफिनेशन है, उन्होंने यहाँ तो थोड़ा सा एनालिसिस करके इस चीज़ को बताया। रैमजे म्योर की जो डेफिनेशन है वो तो बेस्ट डेफिनेशन मानी जाती है। आप एग्जाम में रैमजे म्योर की डेफिनेशन को हाईलाइट करके लिख सकते हो, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जो एग्जामिनर है उन पर पड़ता है, क्योंकि जो रैमजे म्योर है वो काफ़ी हद तक पॉलिटिकल के जो ऑथर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। काफ़ी चीज़ों में इनकी डेफिनेशंस देखी जाती है, काफ़ी टॉपिक से क्लियर आउट करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि प्रधानमंत्री के पद के संबंध में कुछ ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया कि लेकिन प्रधानमंत्री के अधिनायक के रूप में इमेजिनेशन करना मतलब कोई बेस ही नहीं है इमेजिनेशंस करने का। आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री एक्चुअल में डिक्टेटर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री के सहयोगियों में से कुछ को निश्चित रूप से ब्रिटिश राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है, लेकिन अधिकांश बातों के संबंध में मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की ही बात स्वीकार कर लेता है। यानी कि वहाँ पे अगर मैं इसको एक लाइन में समाप्त करूँ तो केवल और केवल जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अकेला नहीं चलता है, वो पूरी कैबिनेट को लेकर के साथ चलता है। और अगर कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी एडवाइस लेनी हो तो वो अपनी कैबिनेट से भी लेता है। तो हम इस चीज़ को मान लेना कि वो प्रॉपर रूप से वहाँ पे डिक्टेटर हो सकता है, ये बिल्कुल मतलब उसका कोई बेस ही नहीं है। और ये सारी बातें इंटरनल अफेयर्स और एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों में रखी जाती है। आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताना। उसके अलावा जो भी कंसेप्ट हैं जो क्लियर आउट नहीं हुए हैं आपके, वो भी मुझे कमेंट्स में लिख करके बताना। पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।